सारी चीजें शुक्रवार के दिन होनी है। पिक्चरें भी शुक्रवार को रिलीज होती हैं। लोकी का एपिसोड भी, अब तो इनविंसिबल भी आना शुरू हो गया और जेनवी का फिनाले भी। हालांकि इसमें से बहुत सारी चीजों पे हम बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन लोकी पे तो कम से कम कर ही लेते हैं। तो लोकी का एपिसोड 5 देखने में काफी मजेदार था और एपिसोड 4 का जो एक्सप्लोजन था उसके बाद हमें थोड़ा सा शांति का माहौल बना के देता है। लेकिन इसके साथ ही साथ टीवी के जितने भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हम सीजन 1 से देखते आ रहे थे उनकी बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट बैक स्टोरीज भी प्रोवाइड करता है कि आखिरकार ये लोग कहां से आए थे, इनके साथ क्या क्या हुआ और अब ये कहानी आगे कहां बढ़ेगी। तो एपिसोड वहीं शुरू होता है जहां पर एपिसोड 4 खत्म हुआ था। हम लोकी को एज प्रिडिक्टेड टाइम स्लिप करता हुआ देखना शुरू कर देते हैं। टाइम वेरिएंस अथॉरिटी डिस्ट्रॉय होनी शुरू हो चुकी है, लेकिन इसके साथ ही साथ टीवी के जितने भी मेंबर्स है वहां से गायब हो चुके हैं। लोकी टाइम स्लिप करना शुरू कर देता है। पहले वो टीवी में ही टाइम स्लिप करता है, फिर हम टीवी का स्पेगेटिफिकेशन होते हुए देखते हैं। और अगर आपको याद हो तो हमने एपिसोड 1 में देखा था जहां पर टेम्पोरल लूम के दरवाजे होते हैं, वहां पे साफ साफ लिखा होता है कि टेम्पोरल रेडिएशन से बच के रहना, नहीं तो स्पेगेटिफाई हो जाओगे। तो ये उसी का एग्जांपल है। और जैसे ये सब कुछ होना शुरू होता है तो टीवीए अपना सेफ्टी प्रोटोकॉल 1229 को एक्टिवेट कर देती है। अब ये प्रोटोकॉल क्या है मुझे नहीं पता, मे भी हो सकता है टीवीए के जितने भी वेरिएंट्स या फिर टीवीए के जितने भी मिनटमैन हैं इनको अपनी अपनी टाइमलाइन में वापस भेज देने का हो, ताकि इनको एक बार फिर से वापस लाके टीवीए को रीसेट किया जा सके, या फिर सिंपल शब्दों में थैंक यू फॉर योर सर्विस भी हो सकता है। लेकिन इसके बाद हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिलता है, वो है 1962 की ब्रांच टाइमलाइन का, जिसमें हम कैसी को देखते हैं। और कैसी और कोई नहीं बल्कि फ्रैंक मॉरिस है, जिसने अल्काट्राज नाम की प्रिजन से एस्केप किया था। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो जैसे हमने सीजन 1 में डीबी कूपर को देखा था, वैसे ही फ्रैंक मॉरिस नाम का एक प्रिजनर था जिसने अल्काट्राज नाम की जो बहुत ही फेमस प्रिजन है सैन फ्रांसिस्को में, उससे एस्केप किया था। इसके ऊपर एक पिक्चर भी बनी है जिसमें फ्रैंक मॉरिस और उसके दो साथी मिलकर अल्काट्राज प्रिजन को एस्केप करते हैं और उनको कभी कोई भी ढूंढ नहीं पाया। सीजन 1 में मार्वल में डीबी कूपर लोकी बन गया, सीजन 2 में कैसी को फ्रैंक मॉरिस बना दिया। इनफैक्ट अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे कैसी मतलब फ्रैंक के साथ में दो जो और बंदे हैं उनके नाम क्लेरेंस और जॉन है, जो एक्चुअल रियल लाइफ में थे और मूवी में भी। फिर इसके बाद हमको 2012 की टाइमलाइन दिखाई जाती है और फॉर अ मोमेंट आई थॉट कि हमको एवेंजर्स से रिलेटेड कुछ देखने को मिलेगा। मे बी ऐसा हो सकता है कि लोकी का किया हुआ कुछ लोकी को ही काटने दौड़ने लगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। B-15 हमें देखने को मिली, जो कि एक डॉक्टर थी, एक बच्चे को प्लास्टर चढ़ा के उसी को बताती है कि नहीं दोबारा से नहीं करने का। और मुझे लग रहा था कि ये कहीं ना कहीं चीज लोकी से कनेक्टेड हो सकती है, बट नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट हम मोबियस को देखते हैं, जो एज एक्सपेक्टेड 2022 में एक जेट्स की सेल्समैन है। और जैसा वो बोलता है कि वो चाहता है कि उसके मुंह पे हवा पड़े और पानी के फर्राटे लगे, तो बिल्कुल वही हो रहा होता है उसके साथ में। वो लोगों को जेट्स की बेचने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अनसक्सेसफुली, क्योंकि जेट्स की बेचना अपेरेंटली इतना आसान काम नहीं। लेकिन यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो हर कहीं पिराना लिखा हुआ है। अब देखो वैसे तो कुछ बहुत इंटरेस्टिंग है नहीं, लेकिन बस ऐसी जनरल नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि मार्वल कॉमिक्स में पिराना नाम का एक सुपर विलन एग्जिस्ट करता है। ये बेसिकली नेमोर का सुपर विलन है, ऑफ कोर्स हो गई क्योंकि पानी के अंदर रहता है। तो इसकी कहानी कुछ ऐसी होती है कि पिराना मछली को रेडिएशन की वजह से इंसान जैसी कैपेबिलिटीज मिल जाती है, मतलब ये इंसान जैसे सोच समझ सकता है और इस कारण से नेमोर को काटने दौड़ता है। और इसके काटने की शक्ति इतनी होती है कि नेमोर की स्किन को पियर्स कर सकता है, which actually makes him quite dangerous। और जैसे कम था तो ये टेलीपैथिकली पिराना मछलियों के साथ कम्युनिकेट भी कर सकता है, जो इसके खुद की खून की स्मेल से अट्रैक्ट होकर इसी को खा जाती हैं। लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती। क्या होता है कि जब वो इसको खा लेती हैं तो वो हर एक मछली को इसी की शक्तियां मिल जाती है। नाउ आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, लेकिन इस विलन को मैं एमसीयू में जरूर देखना चाहूंगा। नाउ लोकी टाइम स्लिप करके हर एक टाइमलाइन में जाता है, हर किसी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन किसी को भी कन्विंस नहीं कर पाता, क्योंकि किसी को भी याद नहीं है कि वो टीवी के लिए काम करते थे। इनफैक्ट किसी को याद तक नहीं है कि वो एक्चुअली में है कौन। याद कैसे होगा, वो एक्चुअल लाइफ में तो वही बंदे, टीवी में तो उनकी मेमोरी वाइप करके उनको वर्चुअल आइडेंटिटी दे दी गई थी ना। और हाँ, अगर आप लोग सोच रहे हो कि सारे लोग ब्रांच टाइमलाइन में क्यों रह रहे हैं, तो मैं आपको याद दिला देता हूँ कि ये सारे लोग वेरिएंट्स थे। और यहीं पर हम ओबी को देखते हैं, जो एक राइटर है, साइंस फिक्शन नॉवेल्स को लिखता है। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि ओबी भाई साहब ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है ज़ार्टन कंटिंजेंट। अगर आप नहीं जानते तो यही किताब सीजन 1 के क्रेडिट्स में हिंट करी गई थी, तो इसको लेकर बहुत सारी थ्योरीज बनाई गई थी, लेकिन इस वाले एपिसोड में क्लियर हो जाता है। तो ज़ार्टन कंटिंजेंट को लेकर मैं पहले बात कर लेता हूं। तो बेसिकली ज़ार्टन जो है वो काफी पॉपुलर कैरेक्टर है जीआई जो का। तो जीआई जो के यूनिवर्स में ज़ार्टन कोबरा के लिए काम करता है, जो उनका विलन होता है, और इसके पास शेप शिफ्टिंग की पावर्स होती हैं, और उस वजह से कोई भी इसको देख नहीं पाता बहुत आसानी से। लेकिन मजे की बात यह है कि एमसीयू में भी अपने ज़ार्टन्स होते हैं, लेकिन उनकी स्पेलिंग Z से नहीं बल्कि X से स्टार्ट होती है। और उससे भी ज्यादा मजे की बात यह है कि
इनके पास भी शेप शिफ्टिंग की पावर्स होती है, मतलब ये भी अपने आप को किसी और के जैसा दिखा सकते हैं। लेकिन ये जीआई जो के जार्टन से भी एक लेवल और ऊपर जाते हैं, क्योंकि जिसका भी रूप लेते हैं उसकी पावर्स को भी मिमिक कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये हल्क को मिमिक कर रहे हैं तो पूरी तरह से हल्क की पावर्स को भी मिमिक कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसके बाद हम ओबी का एक स्टोरी बोर्ड देखते हैं जिसमें वो बहुत सारे पोस्टेड नोट्स लगा के रखता है अपनी किताब के लिए आगे की प्लानिंग करने के चक्कर में, और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट ईस्टर एग्स देखने को मिले। जैसे सबसे पहले तो ये वाला जहां पर सेलेस्टियल अलाइनमेंट लिखा हुआ है और ऐसा लिखा है कि फेटेड प्रोफेसी है। लेकिन ऐसे शब्द हमारे लिए ईस्टर एग से कम नहीं हो सकते, क्योंकि हम लोगों ने इटर्नल्स के बाद सेलेस्टियल शब्द शी हल्क में सुना था और उसके बाद से तो ये एकदम गायब सा हो चुका है। तो यहाँ पर सुन के अच्छा लगा, और ऐसा सुनने में आ रहा है कि हमको बहुत ही जल्दी किसी पिक्चर में देखने को भी मिलेगा वो जो आधा हाथ तैमूद का निकला हुआ है उसका क्या हुआ। लेकिन इसके अलावा ये जितने भी पोस्टेड नोट्स है इसमें एक और काफी इंपॉर्टेंट वर्ड देखने को मिलता है और वो है सीक्रेट्स ऑफ द डार्क माउंटेन। और बस ऐसी जनरल एक्नॉलेजमेंट के लिए बता देता हूँ कि वो जो बड़ा सा पहाड़ था ना जिसके नीचे वांडा जी दब के खत्म हो गई थी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में, हाँ वही माउंट वंडागोर, उसको मार्वल कॉमिक्स में डार्क माउंटेन भी कह दिया जाता है कई बार। फिर नेक्स्ट हम ओबी का जो भी ऑफिस या फैक्ट्री है, जो कुछ भी एरिया, इसको देखकर हमको रियलाइज हो जाएगा कि ये पूरा का पूरा टीवीए वाला ऑफिस है इसका, सेम टू सेम। बस उतने ज्यादा इक्विपमेंट नहीं है इसके पास फॉर ऑब्वियस रीजंस। लेकिन फिर ओबी अकेला वो बंदा होता है जो लोकी की बात पर यकीन करता है, बिकॉज ही इज दैट, और वो उसको कहता है कि मैं पूरी तरह से समझता हूं कि तुम क्या कर रहे हो, और अगर हाइपोथेटिकली ये सारी चीजें हो रही हैं तो तुमको अपनी टाइम स्लिपिंग पे कंट्रोल करना होगा, और वो करने के लिए तुमको इसका साइंस नहीं इसका फिक्शन समझने की जरूरत है, जिसका मतलब है कि व्हाई इट इज एक्चुअली हैपनिंग। और जब लोकी इसके पीछे का पर्पस समझने की कोशिश करता है तो वो कोशिश करता है कि वो इसको कंट्रोल करे, बट वो चीज सक्सेसफुल नहीं हो पाती। एंड देन लोग बहुत ही स्मार्टली जो इन्होंने एपिसोड 1 में हमको चेकऑफ्स गन दिखाई थी उसको चलाने की कोशिश करने का प्लान बताते हैं। मतलब वो जो टेम्पोरल ऑरा वाला पूरा कॉन्सेप्ट था जिसमें लोकी को इन्होंने टाइम स्ट्रीम से पुल किया था, तो वो भी कहता है कि वो चीज अब ये सब लोगों को साथ इकट्ठा करके करेंगे। और तब लोकी टीवी की ऑफिशियल हैंडबुक निकाल करके ओबी को देता है और ओबी उसे पढ़ के टेम्पैड बनाता है। अब ये मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया वाला कॉन्सेप्ट एक बार फिर से हिल चुका है, क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि विक्टर टाइमली और ओबी जब मिलते हैं तो वहां पर एक फुल सर्कल कंप्लीट हो चुका था बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स वाला, लेकिन यहाँ पे एक नया पैराडॉक्स बन गया। बट व्हाटएवर, तो लोकी टाइम स्लिप करता है, मोबियस के पास पहुंच जाता है, मोबियस को कन्विंस करने की कोशिश करता है। लेकिन उससे पहले हम मोबियस के 2 बच्चे देखते हैं। पहले का नाम होता है केविन, जो कि खिलौनों को जलाना पसंद करता है, एंड आयरॉनिकली ये जो खिलौने होते हैं ये टीवी के मिनटमैन जैसे नजर आते हैं। और अगर आप नोटिस करना शुरू करोगे, मे भी हो सकता है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ, लेकिन केविन के पास एक हरे रंग की साइकिल है और वो एक नंबर का हरामी है, आग लगा के अपने खिलौने जला दे रहा है, उसके अलावा लोगों को परेशान कर रहा है, स्पेशली अपने पापा को। और उसको रोकने के लिए वो अपने बड़े भाई को बुलाते हैं जिसके पास लाल रंग की साइकिल है। और जब उसको कहते हैं कि अपने भाई को अगर पकड़ के लाओगे तो मैं तुमको एक पप्पी दूंगा, तो वो कहता है कि मुझे पप्पी नहीं सांप चाहिए। अगर आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि हो सकता है कि एक ईस्टर एग हो लोकी और थॉर को लेके। मतलब लोकी को ग्रीन कलर की साइकिल से सिग्निफाई किया है, थॉर को रेड कलर की साइकिल से सिग्निफाई करने की कोशिश करी गई है। लोकी छोटा भाई है, उसको शैतानी करना पसंद है, उसको लाइन में रखने के लिए इनके पापा मोबियस, जिनका नाम डॉन है, ओडिन डॉन, वो थॉर को बोलते हैं। और थॉर को सांपों से खेलना पसंद है, जो उसको एक्चुअली कॉमिक बुक्स में भी है। मिडगार्ड सर्पेंट से उसकी पूरा टाइम लड़ाई होती रहती है। क्या इसका मतलब ये है कि मोबियस ओडिन का वेरिएंट है? मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। वो भी 19 महीने और एक बीवी का बलिदान लगाता है एक टेम्पैड को बनाने के लिए, जिसको बनाने के बाद ये सब लोगों को इकट्ठा करके पहुंच जाते हैं 2022 में। और जब ये पूरी फील्डिंग जमा लेते हैं तो फिर लोकी कहता है कि एक फील्डर अभी बाकी है और सिल्वी को लेने के लिए वो पहुंच जाता है उसकी टाइमलाइन में, जिसको देखते ही वो पहचान लेती है। और ऑफकोर्स पहचानेगी भी सही, क्योंकि सिल्वी और लोकी एक ही तो है। फिर ये लोग एक बार में जाते हैं जहां पर जेनियाक गेम प्ले हो रहा है। जेनियाक को हम लोगों ने कुछ एपिसोड्स पहले भी देखा था, ब्रैड वुल्फ की आवाज हम यहाँ पे भी सुन सकते हैं। और सिल्वी का मंडी रोना यहाँ पे भी शुरू हो चुका है। वो कहती है भाई देख मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी और तेरे पास जो लोग हैं उनको भी तू छोड़ दे। और जब वो एक म्यूजिक शॉप में बैठ के वेलवेट अंडरग्राउंड सुनना शुरू करती है तब उसको पता चलता है कि पूरी दुनिया हक्का नूडल बन रही है। तो वो पोलार्ड भैया का टेम्पैड खोल के लोकी के पास पहुंचती है और कहती है नहीं यार बचा तो लेते ही हैं। बाय द वे ये पूरी म्यूजिक शॉप वाली सीक्वेंस बहुत ही ज्यादा बेहतरीन और ट्रिपी टाइप की फील हो रही थी एंड आई रियली लव्ड इट। आई मीन एक तरफ शी हल्क के वीएफएक्स थे और एक तरफ ये लोकी के हक्का नूडल वाले वीएफएक्स हैं। दोनों में जमीन नहीं, एक्चुअली
मल्टीवर्सल लेवल का फर्क है। और जब ये लोग डिसाइड करते हैं कि इनके टेम्पोरल ऑरास को इकट्ठा करके और इनको टाइम स्ट्रीम से पुल करेंगे, इनकी भी हक्का चाउमीन बननी शुरू हो जाती है और एक एक करके हर कोई खत्म हो जाता है सिवाय लोकी के, जिसको उसी समय पे अपनी टाइम स्लिपिंग पावर्स कंट्रोल करनी आ जाती हैं। उसको रियलाइज होता है कि उसकी टाइम स्लिपिंग पावर्स पे कंट्रोल करने का तरीका वाई नहीं हु है। मतलब वो किसी कारण के लिए नहीं लड़ रहा, उन लोगों के लिए लड़ रहा है। एंड दैट इज द एंटायर ग्लोरियस पर्पस ऑफ लोकी। और उसी के साथ टाइम स्लिप करके TVA के उस मोमेंट पे पहुंच जाता है जहां पर सब कुछ फटने वाला होता है। फिर क्या, बस वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। इतनी जल्दी क्लोजर थोड़ी ना दे देंगे मार्वल वाले हमको, फाइनल एपिसोड के लिए भी कुछ बचा के तो रखेंगे। तो कुल मिला के लोकी का एपिसोड 5 देखने में मजेदार था। इसने काफी सारी चीजें हमें बताई, स्पेशली जितने भी कैरेक्टर्स हम टीवी में इतने लंबे टाइम से देख रहे थे, उनका बैकग्राउंड कि वो लोग कहां से आए हैं, उनके क्या क्या ड्रीम्स है। लेकिन एक बार फिर से हम वही ओरोबोरोस वाली थीम को यहां पर भी देख सकते हैं, मतलब अ स्नेक ईटिंग इट्स ओन टेल। हमने इस एपिसोड की स्टार्टिंग में देखा था कि टाइम लूम एक्सप्लोड होने वाला है और इस एपिसोड के एंड में भी लोकी वहीं पर आके खड़ा हो चुका है। तो ये थीम पूरे के पूरे सीजन में रिकरेंट है और आई एम श्योर कि हमको आखिरी एपिसोड में इसी से रिलेटेड कुछ ट्विस्ट देखने को मिलेगा। मे बी ऐसा हो सकता है कि ये सब कुछ वहीं पर आकर खत्म हो जहां पर सीजन 1 स्टार्ट हुआ था या सीजन 1 खत्म हुआ था। आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर इस सीजन के आखिरी एपिसोड का नाम भी ग्लोरियस पर्पस हो, जो सीजन 1 के पहले एपिसोड का नाम था। लेकिन इससे एक चीज और भी है जो चेंज हो जाती है और वो है विक्टर टाइमली की डेथ। मतलब विक्टर टाइमली, जिसको हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि वो खत्म हो चुका है, वो वहीं पे होगा, जिंदा होगा एंड उसके हाथ में वो मशीन होगी जिसका इस्तेमाल करके वो अब कुछ भी खेला कर सकता है ब्रो। तो अब आप मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है कि विक्टर टाइमली उस मशीन को लेकर के क्या खेला कर सकता है, या कुछ खेला करेगा भी या नहीं। अपने थॉट्स एंड ओपिनियंस आई वांट टू नो, सब चीजें कमेंट्स में बताओ। और इस एपिसोड को लेकर आपको क्या लगा, आई वांट टू नो एवरीथिंग। विद दैट बीइंग सेड, इस वीडियो को यहीं पर आप करेंगे। पसंद आओ लाइक कर देना, शेयर कर देना, कॉमिक वर्स पे नए हो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज 2 मिनट में मैगी तो नहीं बन सकती, हक्का नूडल भी नहीं बन सकती, कुछ नहीं बनेगा 2 मिनट में। बस मैगी की तैयारी, किसकी बारी? संडे मैगी मस्ती।